नमस्कार, मैं प्रभात कुमार और द वायर के बिहार चुनाव पर हमारे इस खास इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। द वायर की टीम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आप तक जमीनी हकीकत लेकर आने का काम कर रही है। हम कवरेज में नेताओं के दावे और वादों की नहीं बल्कि जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हफ्तों के चुनावी प्रचार के बाद कल बिहार के लिए बेहद अहम दिन था। कुल 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग हुई। कुल 1066 उम्मीदवार अलग अलग सीटों से चुनावी मैदान में थे। इस चरण में शाम 6 बजे तक 53.54% वोटिंग हुई। राजधानी पटना में भी शाम 5 बजे तक लगभग 50% वोटिंग हुई। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1600 से घटाकर 1000 कर दी गई है। बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? इस घटना पर टिप्पणी करते हुए चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने मंगलवार शाम नौकरी संवाद किया। पिछले कई सालों में मौजूदा एनडीए सरकार ने नौकरियां दी नहीं बल्कि छीनने का काम किया। दी नहीं गई बल्कि छीनने का उन्होंने काम किया है। नौकरियों के अवसरों में को समाप्त करने का काम किया। अब बिहार से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। प्रदेश की खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रदेश होने की वजह से आशा वर्कर्स को जमीन पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिहार में आशा वर्कर्स पर्याप्त सुविधाओं और समय पर पर्याप्त वेतन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करती रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी इन्होंने फ्रंट लाइन में अपनी सेवाएं दी, लेकिन इन्हें वेतन समय पर नहीं दिया गया है। आशा वर्करों से इस बारे में हमारी संवाददाता पावनजोत कौर ने मुजफ्फरपुर में बात की। कोरोना में आपको क्या कार्य दिए गए करने के लिए? कोरोना में कार्य हम लोगों को मिला था घर घर जाकर के सर्वे करना है। जो बाहरी प्रवासी मजदूर जो है वो बाहर में कितना है उनका भी आंकड़ा लेना था। जहाँ परिवार में यदि 10 आदमी है तो कितने आदमी बाहर है, कितने आदमी घर पर है, घर पर भी कितना आदमी है, कितना आदमी बाहर है, उस सब का ब्यौरा हम लोगों को देना था। और आपने ये 3 महीने तक इसको किया लगा? 3 महीना लगातार हम लोग किए हैं। और इसका आपको राशि जो बोला गया था कि इसका सैलरी मिलेगा, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में हम लोगों को मिला था, कहा जहाँ 3 महीना में 3000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। उसके बाद आपने जब प्रदर्शन किए, जो आप दिसंबर से आप बता रही हैं कि लगातार आपके प्रदर्शन करे, आपने उसके बारे में बताइए। आप पिछले 5 साल से कितने प्रदर्शन, क्या क्या मांगे आप उठा चुकी हैं सरकार से? हम लोगों ने भी बिहार में 15 से लगातार मतलब महीना 2 महीना 6 महीना 4 महीना पर लगातार 15 से आज तक मैंने लगातार प्रदर्शन किए। और यही मांग है कि हम लोग को पेट भरने के लिए सम्मानजनक मानदेय चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है मानदेय चाहिए, और सरकारी अस्थायीकरण चाहिए। जब 3 साल में 4 साल में अस्थायीकरण हो सकता है तो मेरी आशा बहनें जो है 2005 से आज तक खट रही है, तो सरकार को समझना चाहिए ना चाहिए। मतलब 15 साल 20 साल से जो आशा खट रही है, जो 60 साल उम्र पूर गया उसके लिए तो कुछ नहीं रहा। और जब समझौता हुआ तो ये बताया गया कि 4 लाख रुपया माने मरने के बावजूद मिलेगा। तो हम पूछना चाहते हैं बिहार के सरकार से कि मरने के बाद तो हमको 4 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन अभी जो हम एनीमिया के शिकार बन रहे हैं, जो हम अभी घर से शोषण हो रहे हैं, मेरे परिवार में मेरे बाल बच्चा पूछ रहे हैं
कि मम्मी कमा करके क्या लाई हो, दिन रात सेहत क्षेत्र में जाती हो, कमाती हो, कमा करके क्या लाती हो। उस समय हम लोगों का आंसू गिरना शुरू हो जाता है और ये आंसू कहीं मुख्यमंत्री जी के लिए कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने अपनी एक चुनावी रैली में कहा था कि बिहार में चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है और इसलिए कोई बड़ा उद्योग बिहार में आना नहीं चाहता। क्या बिहार के लोग नीतीश कुमार की इस बात से सहमत हैं? द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने इस संबंध में लोगों से बातचीत की। नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ तो समंदर नहीं है, कैसे फैक्ट्री लगाऊं, क्या करूं? अरे भाई तो आपको बनाए हैं किस लिए? जब सब दिमाग हम ही देंगे तो आप हैं किस लिए? पैसा ले रहे हैं, इतना सिक्योरिटी आपको दिया जा रहा है, आप रोड पे चलते हैं पूरा खाली कर दिया, किस लिए? सब चीज़ हम ही सोचे 2060 जा तू हम ही जाके बैठते हैं, सोचेंगे फिर कुछ करेंगे। बात की हुई ना भाई, आप हमारे राजा हुए एक तरह से, हम आपकी प्रजा हैं। सोचिए आप, फिर हमको आप बोलिए कि हाँ भाई आप लोग भी ऐसा कीजिए तो हमको सुविधा होगा, तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, आप लोग कीजिए, आप लोग सब भाई आप वहाँ हैं क्यों? मत रहिए, हट जाइए, छोड़ दीजिए। 15 साल रह ली ना, अब छोड़ दीजिए। बोलिए कि अब तुम लोग आके देखो, हमसे नहीं समझेगा। ये क्या बात हुई कि और फिर नेता है तो नेतृत्व करें कम से कम। बस क्यों बने हैं आप? आपको लगता है लोकतंत्र में बदलाव जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है और चाहिए भी, क्योंकि विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक लोकतंत्र में बदलाव नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? वही घिसा पीटा, हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जो पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ वही लोग करते हैं। अलग कुछ अलग चाहिए, जब चेंज होगा तभी तो अलग होगा। लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई उनका काम अधूरा है, अभी उन्हें और 5 साल दीजिए। कुछ नहीं, सब ये कब कहने सुनने में ही अच्छा लगता है, करने में आइएगा तब मालूम होता है। साफ सफाई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में शायद ही कोई राजनीतिक दल मुखरता से बात करता हो। महामारी के इस दौर में भी यह एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद ने बिहार के लोगों से इस संबंध में बातचीत की। हम यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे कि जब ये चुनाव हो रहे हैं तो लोग जातीय समीकरण पे बात कर रहे हैं, लोग अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान और अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं एक नागरिकों को शहर में मिलनी चाहिए और ग्रामीण इलाकों में मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? इन पे ये राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनता है? इसका असर ये कब से है? ऐसा कचरा हमेशा से क्या ऐसा हमेशा से यहाँ कचरा बना रहता है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी तो खैर चुनाव है, हमारे शहर से जो विधायक चुन के गए हैं, इससे पहले भी ये 2 बार रह चुके हैं, वो बिहार के नगर विकास मंत्री हैं जी। और हमारा शहर स्मार्ट सिटी में नंबर 2 पर था, लेकिन आज पिछड़ता गया। ये 5-7 साल से स्मार्ट सिटी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आप भी देख रहे हैं और यहाँ की जनता भी देख रही है, यहाँ कोई स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हुआ है। हम पार्टी और जाति इन सब चीज़ों से अलग होकर हम शहर के एक नागरिक हैं और हम नागरिक होने की हैसियत से ये चाहते हैं कि हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी के इसमें बन जाए और सारे लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो उनको मिलनी चाहिए। हमारा जिला मुजफ्फरपुर कभी बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। आज देखिए ये पानी की वजह से सब्जी का दाम इतना बढ़ गया है कि प्याज 70 रुपये बिकने लगा, आलू 50 रुपये बिकने लगा, सारी सब्जी 40-50 के ही दाम में है, उससे कम नहीं है। तो इससे जो लोग मध्यम वर्ग के हैं या उससे जो नीचे हैं गरीब तबके के लोग, वही लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आज चुनाव का माहौल है तो हर पार्टी अपनी अपनी बात को अपना अपना मुद्दा बना के रख रही है। यूपी बिहार सीमा पर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के गंडक नदी के किनारे बसे आखिरी धूमनगर गांव के कुछ इलाके केवल नावों के सहारे जुड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पुल बनाने की मांग उठाने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे संवाददाता मनोज सिंह ने इस बारे में वहां के लोगों से बातचीत की है। हम लोगों का इस टाइम के लिए जब पुल अगर 3 महीना और रखता है तो 3 महीना के बाद से हम लोग का कोई साधन नहीं जाने के लिए। तो पुल अगर यदि जब तक पुल आए तो नहीं बन जाए, तो निर्माण नहीं हो जाएगा, लेकिन जब तक पुल का निर्माण नहीं होता है तब तक हम लोग को रेता में जाने के लिए आने जाने के लिए कोई साधन चाहिए। वैसा साधन दीजिए, हम लोगों को दिलवाइए कि जिससे हम लोग आना गमन रखें। खेती गृहस्थी आदमी कर सकते। और उधर आप लोग के गांव में और कौन कौन सुविधा दिया है सरकार? सरकार कोई सुविधा नहीं दिया है सर, लाइट दिए नहीं किया है। आवास दिया है तो पानी सूखेगा तो जाएगा, नहीं तो लाइट कम हो जाएगा। आवास इस साल दिया है। हाँ। और सड़क नाली वाली? सड़क नाली नहीं सर, नहीं सर, सड़क है, सड़क है,
खड़ंजा उजंजा हुआ है, बिजली नहीं है, साधन अब जब पहुँचेगा तो कहाँ बिजली नहीं दिया है। बिजली नहीं। और बाढ़ से इस बार क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? सारा धान गेहूँ सब नुकसान है, गेहूँ और गन्ना नुकसान है। मवेशी कितना मर गया पानी में खेती होता है। अच्छा, तो बाढ़ के समय आप लोग कहाँ थे, अंदर ही थे कि बाहर? उसी में हम लोग थे। हाँ, यहाँ से इसी कर करके हित जाई बोला झोपड़ी के ऊपर बैठे थे, पानी आया था तो झोपड़ी के ऊपर बैठ के गुजारा कर रहे थे। 2 दिन 4 दिन तक खाना नहीं बनता था। हाँ, कोई नहीं गया, उस समय कोई अधिकारी लोग आया था सर? कोई आप द वायर पर लगातार बिहार चुनाव से संबंधित रिपोर्ट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। द वायर की टीम लगातार बिहार से ज़मीनी हकीकत और जनहित के मुद्दे आपके सामने लाने का काम कर रही है। ऐसे में हमारे पत्रकारों का रिपोर्टिंग को लेकर कैसा अनुभव रहा और वो बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, सुनिए हमारे पत्रकारों से। हम आपको पूरी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात उमेश, मैं आपसे करना चाहूँगा, आपने लगातार इशू बेस्ड स्टोरीज आपने की, आपने एनवायरनमेंट वाटर कंटामिनेशन का प्रॉब्लम दिखाया, आपने मनरेगा पे भी स्टोरी की कि बिहार में ये सारी जो स्कीमें हैं ये कैसे चल रही हैं। तो इसमें बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ रोज़गार मुद्दा बना हुआ है चुनाव में, शिक्षा मुद्दा बना हुआ है, मगर रोज़गार यहाँ का 46.6 बेरोज़गारी जो 46.6% है, वो इतना ज़्यादा तो मैंने कभी और किसी राज्य में नहीं सुना है। आपने क्या पाया अपनी स्टोरी में, उसको ज़रा। बेरोजगारी का मुद्दा तो बिहार में रहा है शुरू से, मगर अभी जो हुआ है कि लॉकडाउन में जो एक बड़ी आबादी बिहार लौटी है, मतलब आधिकारिक आंकड़ा ये कहता है कि 32 लाख लोग लौटे हैं बिहार, लेकिन अगर वो है कि जो मोबाइल जिसने रजिस्टर करवाया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया होगा, जिनके पास फोन ही नहीं होगा। तो जो अनधिकृत तौर पर कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर जो बिहार लौटे हैं। अब इनके लिए रोजगार के 2 ही साधन थे सरकार की तरफ से, एक तो मनरेगा और दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना शुरू की थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये 125 दिन का अभियान था जिसमें लोगों को नौकरी देनी थी। तो इन दोनों ही मामलों में अगर देखें तो रोज़गार बिल्कुल कम मिला है एकदम। मतलब मनरेगा में तो मैंने जितने भी मजदूरों से बात की, किसी को 10 दिन 20 दिन काम मिला पर पैसे नहीं मिले हैं, और बहुत सारे मजदूर जो है जिसकी वजह से वापस लौट गए हैं। इस लॉकडाउन में भी 2500 रुपये, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये खर्च करके वो लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात वहाँ पे चले गए हैं। तो रोज़गार मतलब जो लौटे हैं उनके लिए रोज़गार के एक बड़ा मुद्दा था और उनको रोज़गार मिला नहीं। जो लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं उनके पास भी रोज़गार नहीं है। उनके लिए रोज़गार का एकमात्र साधन ये जो चीनी उसमें जो ईंट भट्टी में काम करेंगे या खेतों में काम करेंगे। बहुत सारे खेत में भी काम, धान की कटाई अभी बहुत जगह पे जहाँ बाढ़ आई है वहाँ पे वो कटाई नहीं हो पाई है, तो वो भी एक इशू है। तो रोज़गार, इसी वजह से रोज़गार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे इस बुलेटिन में आप और क्या देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बिहार चुनाव को लेकर हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही है। आप हमारी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पर जाकर ये रिपोर्ट्स देख भी सकते हैं। धन्यवाद।